हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 1 में 19 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 2 में हम 20 से लेकर के 39 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। पाई चार्ट्स शो द एक्सपेंसेस ऑन वेरियस हेड्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, स्टडी द पाई चार्ट। अब यहाँ पर देखिए हमें ये दो पाई चार्ट स्टडी करने हैं, जो कि एक है 1991 का और एक है 2001 का, और आगे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आगे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया है, वर्ष 1991 में सीमेंट पर कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन हम दो तरीके से करेंगे, तो जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है वर्ष 1991 में सीमेंट पर कुल खर्च। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वर्ष 1991 में सीमेंट का एंगल देखें तो सीमेंट का एंगल आ रहा है 108 डिग्री। अब देखिए हमें पता है एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए टोटल एंगल आ रहा है 360 डिग्री, उसमें से 108 डिग्री है सीमेंट के पास, तो हम यहाँ पर सीमेंट का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिए सीमेंट का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, सीमेंट के पास कितना एंगल है 108 डिग्री, तो 108 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा टोटल एंगल है 360, इसकी गुणा कर देंगे 100 से। 100 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीमेंट का प्रतिशत आ जाएगा 30% के बराबर। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन का एक तरीका। अब हम इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हैं दूसरे तरीके से। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो जो मैक्सिमम एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो जो हम अधिकतम प्रतिशत लेते हैं वो 100% लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री को अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको 100% दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री बराबर 100%। यहाँ से अगर हम 1 डिग्री निकालेंगे तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 100/360%। अब हमें बताना है सीमेंट का प्रतिशत। सीमेंट का एंगल है 108 डिग्री, तो हम यहाँ पर दोनों साइड 108 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 108 डिग्री बराबर आ जाएगा 100/360 गुणा 108। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास सीमेंट का प्रतिशत आ जाएगा 30% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, यदि एक घर के निर्माण में वर्ष 1991 में 3,60,000 तथा वर्ष 2001 में कुल 8,64,000 खर्च किया गया हो, तो बताएं वर्ष 1991 से 2001 में मजदूरी लागत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है मजदूरी लागत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो हम यहाँ पर पहले वर्ष 1991 की मजदूरी निकालेंगे, फिर वर्ष 2001 की मजदूरी निकालेंगे, फिर उसमें कंपेयर करके देखेंगे कि कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं पहले वर्ष 1991 की मजदूरी। अगर हम 1991 का पाई चार्ट देखें तो उसमें मजदूरी यानी कि लेबर का एंगल आ रहा है 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री को रखेंगे ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा टोटल एंगल है 360 डिग्री, इसकी गुणा कर देंगे वर्ष 1991 में खर्च से। वर्ष 1991 में खर्च हुआ है 3,60,000, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगी 3,60,000 से। यहाँ से हमारे पास वर्ष 1991 की मजदूरी आ जाएगी 90,000 के बराबर। इसी तरह से हम निकालेंगे वर्ष 2001 की मजदूरी। अगर हम वर्ष 2001 का पाई चार्ट देखें तो इसमें मजदूरी या लेबर का एंगल आ रहा है 100 डिग्री के बराबर, तो हम 100 डिग्री को रखेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे टोटल एंगल से। टोटल एंगल है 360 डिग्री के बराबर। अब देखिए 2001 में जो कुल खर्च हो रहा है वह हो रहा है 8,64,000, तो हम यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे 8,64,000 से। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मजदूरी निकल करके आ जाएगी 2,40,000 के बराबर। अब देखिए 1991 में मजदूरी पर खर्च हो रहे हैं 90,000 और 2001
1 में खर्च हो रहे हैं 2,40,000, तो यहाँ पर 1,50,000 अधिक खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है वो 1,50,000 की हुई है। तो अब हम इस बढ़ोतरी को प्रतिशत में निकाल देंगे। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगी, कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है 1,50,000 की, तो 1,50,000 आ जाएंगे ऊपर, डिवाइड में आ जाएंगे पहले वाले रुपए यानी कि वर्ष 1991 वाली मजदूरी के रुपए, तो डिवाइड में आ जाएंगे 90,000, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास वृद्धि प्रतिशत आ जाएगी 500/3% के बराबर। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 166 सही 2/3%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि भवन निर्माण की कुल लागत वर्ष 1991 में 3,60,000 तथा वर्ष 2001 में लागत 8,64,000 रुपये हो, तो बताएं वर्ष 1991 तथा 2001 में इस्पात पर कितने रुपए खर्च किए गए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें वर्ष 1991 और वर्ष 2001 में इस्पात पर खर्च निकालना है। तो अगर हम पहले वर्ष 1991 को देखें तो इसमें इस्पात यानी कि स्टील पर जो खर्च हो रहा है उसका एंगल आ रहा है 50 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम 50 डिग्री को रखेंगे ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा टोटल एंगल है 360 डिग्री, इसकी गुणा कर देंगे कुल खर्च से। 1991 में कुल खर्च है 3,60,000 के बराबर, तो इसकी गुणा हो जाएगी 3,60,000 से। यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इस्पात पर 1991 में खर्च आ जाएगा 50,000 के बराबर। अब देखिए अगर हम यहीं से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें तो हम बड़ी ही आसानी से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में इस्पात की जो खर्च आ रहा है वह अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1991 में 50,000 का खर्च देखें तो वह हमारे केवल ऑप्शन डी में ही आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 2001 का खर्च भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2001 में स्टील का एंगल देखें तो स्टील का एंगल आ रहा है 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री आ जाएगा ऊपर, इसको डिवाइड करेंगे टोटल एंगल से, टोटल एंगल है 360 डिग्री, इसकी गुणा कर देंगे 2001 के कुल खर्च से। 2001 में कुल खर्च है 8,64,000, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वर्ष 2001 में इस्पात पर खर्च आ जाएगा 1,44,000 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 1,44,000 हमारा ऑप्शन डी में ही आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। द ग्राफ गिवन बिलो शोज द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इस ग्राफ को समझिए। इस ग्राफ में देखिए सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 120,12। इसका मतलब ये है कि 120 रुपए तक जितने वर्कर कमाते हैं उनकी संख्या है 12। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर मिल जाएगा आपको 140,26। इसका मतलब ये है कि 140 रुपए तक जितने वर्कर कमाते हैं उनकी संख्या है 26। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैंने कहा कि 140 रुपए तक जितने वर्कर कमाते हैं। अब देखिए 140 रुपए तक जो वर्कर कमा रहे हैं उसमें 120 रुपए भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 120 140 से कम ही है। तो 140 तक जितने लोग कमाते हैं उसमें 120 भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 140 के बाद जो 26 वर्कर हमें दे रखे हैं, इस 26 वर्कर में 12 वर्कर जो 120 रुपए कमाते हैं वो भी ऐड है। तो यहाँ पर अगर हम केवल ये निकालें कि 140 रुपए कितने वर्कर कमाते हैं तो हमें 26 में से 12 को घटाना पड़ेगा। 26 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो हमारे पास वर्कर की संख्या आ जाएगी 14 के बराबर। इसके ऊपर अगर हम देखें तो आपको मिल जाएगा 160,34। इसका मतलब ये है कि 160 रुपए तक जितने वर्कर कमाते हैं उनकी संख्या है 34। अब देखिए 160 रुपए तक कितने वर्कर कमाते हैं, 160 रुपए में वो भी आ जाएंगे जो 120 रुपए कमाते हैं और वो भी आ जाएंगे जो 140 कमाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें केवल ये निकालना हो कि कितने वर्कर केवल 160 रुपए कमाते हैं तो हम यहाँ पर 34 में से 26 को घटा देंगे। 34 में से 26 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 8। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 180,40। इसका मतलब ये है कि 180 रुपए तक जितने वर्कर कमाते हैं उनकी संख्या है 40। तो अगर हमें यहाँ पर ये निकालना है कि कितने वर्कर केवल 180 रुपए कमाते हैं तो हम 40 में से 34 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 6। और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा 200,50। इसका मतलब ये है कि 200 रुपए तक जितने वर्कर कमाते हैं उनकी संख्या है 50। तो हमें यहाँ पर केवल ये निकालना हो कि कितने वर्कर केवल 200 रुपए कमाते हैं तो हम 50 में से 40 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 10 वर्कर।
तो यहाँ पर देखिए ये इस ग्राफ का एक्चुअल मतलब है, ये थोड़ा सा ट्रिकी ग्राफ है, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया है कितने प्रतिशत कर्मचारी 150 रुपये तथा 180 रुपये के बीच कमाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ग्राफ में 150 और 180 के बीच में रुपए देखें तो हमारे पास रुपए आ रहे हैं 160। 160 के बाद कॉमा में लिखा हुआ है 34, यानी कि इसका मतलब ये है कि 160 रुपए तक जितने वर्कर कमाते हैं उनकी संख्या है 34। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है केवल 160 रुपए कमाने वाले वर्कर। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले जो 26 हैं हम उनको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 160 रुपए कमाने वाले वर्कर्स की संख्या आ जाएगी 34 माइनस 26 यानी कि 8 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए जो 8 वर्कर आए हैं हमें इनको बताना है प्रतिशत में। तो यहाँ पर देखिए हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे। कितने कर्मचारी हैं 8, तो 8 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड में कर देंगे कुल कर्मचारी से। कुल कर्मचारी है कुल वर्कर्स है 50 के बराबर, तो डिवाइड में आ जाएगा 50, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 16%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, कारखाने में मजदूरी का औसत माध्य कितना है। यहाँ पर देखिए हमें मजदूरी का औसत माध्य बताना है। औसत माध्य होता है हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर अगर हम मजदूरी की हाईएस्ट वैल्यू देखें तो वह है 200 के बराबर। इसके बाद अगर हम लोएस्ट वैल्यू देखें तो लोएस्ट वैल्यू है 120 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए औसत माध्य बराबर आ जाएगा 200 जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, प्लस इसमें ऐड कर देंगे 120 जो कि लोएस्ट वैल्यू है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास मजदूरी का औसत माध्य आ जाएगा 160 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और 26 के लिए हमें डायरेक्शंस दिया हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। आगे देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है 2001 से 2002 तक आय में कितने प्रतिशत कमी आई। अब यहाँ पर देखिए हम ग्राफ देख लेते हैं। अगर हम 2001 में इनकम देखें तो वह आ रही है 1 के बराबर, और अगर हम 2002 में देखें तो इनकम आ रही है 0.75 के बराबर। तो यहाँ पर 0.25 की कमी हो गई है। तो देखिए अब हम इस कमी को प्रतिशत में निकाल लेंगे। तो देखिए कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगी, कितने की कमी हुई है 0.25 की, तो 0.25 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगी पहली वाली आय। तो पहली वाली आई है 1 के बराबर, तो 1 आ जाएगा, डिवाइड में गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास कमी का प्रतिशत आ जाएगा 25% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, समयांतराल 2002 से 2005 तक यदि प्रत्येक वर्ष धनात्मक आय वृद्धि होती है तो बताएं कितने वर्षों में वह धनात्मक वृद्धि होती है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से देख करके ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम ग्राफ को देखें तो जो पहली धनात्मक वृद्धि हो रही है वह हो रही है वर्ष 2002 से 2001 के बीच, और दूसरी अगर हम धनात्मक वृद्धि देखें तो वह हो रही है वर्ष 2002 से 2003 के बीच। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 वर्षों में धनात्मक वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 और 28 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दो कंपनीज दी हुई हैं, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। कंपनी एक्स का जो हमें सिंबल दिया हुआ है वो लाइन के ऊपर क्रॉस लगा करके दिया हुआ है, और कंपनी वाई का जो सिंबल दिया हुआ है वो हमें लाइन के ऊपर सर्किल ड्रॉ करके दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए सबसे नीचे हमें वर्ष दिए हुए हैं 2005 से लेकर के 2010 तक, और लेफ्ट साइड में हमें रेशियो दिया हुआ है एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का, यानी कि एक्सपोर्ट को अगर हम इंपोर्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो देखिए ये तो है इस ग्राफ का मीनिंग। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा गया है यदि कंपनी एक्स का वर्ष 2007 में आयात 40% बढ़ जाता है तो निर्यात का बढ़े हुए आयात से अनुपात बताएं। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है यदि कंपनी एक्स का वर्ष 2007 में आयात 40% बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले 40% वृद्धि से पहले कंपनी एक्स का 2007 में निर्यात और आयात का जो अनुपात है हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम वर्ष 2007 में देखें तो कंपनी एक्स का निर्यात और आयात का अनुपात आ रहा है 1.75 के बराबर।
अब यहाँ पर देखिए अगर हम दशमलव हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 175/100। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सपोर्ट डिवाइड बाई इम्पोर्ट आ जाएगा 175/100 के बराबर। अब देखिए हमसे कहा गया है कि आयात 40% बढ़ जाता है। आयात यानी कि इम्पोर्ट हो रहा है 100 के बराबर। 100 में अगर हम 40% की वृद्धि करेंगे तो इम्पोर्ट हो जाएगा 140 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नया अनुपात निकल करके आ जाएगा तो वो आ जाएगा हमारे पास एक्सपोर्ट डिवाइड बाई इम्पोर्ट बराबर 175/140। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35/28। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.25। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 2005 में कंपनी एक्स का निर्यात कंपनी वाई से 2 गुना है। यदि इस वर्ष में कंपनी एक्स का आयात 180 करोड़ था तो बताइए इस वर्ष में कंपनी वाई का आयात कितना था। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है वर्ष 2005 में कंपनी एक्स का निर्यात कंपनी वाई से दुगना है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, पहले कंपनी एक्स का निर्यात निकालना है। अगर हम वर्ष 2005 में कंपनी एक्स के निर्यात और आयात के अनुपात को देखें तो हमारे पास आ रहा है 1.75। इसको अगर हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा निर्यात बटे आयात बराबर 1.75। अब देखिए हम 1.75 के डिवाइड में भी एक ले सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 1.75 का जब दशमलव हटाया था तो हमने डिवाइड में 100 कर लिया था। तो अगर हम इस बार दशमलव ना हटाएं तो हम 1.75 के डिवाइड में एक ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष 2005 में कंपनी एक्स अगर 1 करोड़ का आयात करती है तो 1.75 करोड़ का निर्यात करती है। अब देखिए आगे हमें कंपनी एक्स का आयात दे रखा है 180 करोड़, यहाँ पर 1 करोड़ ना होकर के 180 करोड़ है। तो यहाँ पर देखिए अगर आयात हमारा 180 गुना हो गया है तो हम निर्यात को भी 180 गुना कर देंगे। तो निर्यात जो हमारा 1.75 है हम इसकी गुणा कर देंगे 180 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स का निर्यात आ जाएगा 1.75 गुणा 180। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 315 करोड़। अब देखिए हम पहली लाइन को फिर से पढ़ते हैं। पहली लाइन में हमसे कहा गया है वर्ष 2005 में कंपनी एक्स का निर्यात कंपनी वाई से दुगना है। यहाँ पर कंपनी एक्स का निर्यात वाई से दुगना है। तो यहाँ पर अगर हम वाई का निर्यात निकालेंगे तो हम एक्स का आधा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपनी वाई का वर्ष 2005 में निर्यात आ जाएगा 157.5 करोड़ के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है वर्ष 2005 में कंपनी वाई का आयात। अब देखिए अगर हम वर्ष 2005 में कंपनी वाई के निर्यात और आयात के अनुपात को देखें तो वह आ रहा है 0.75 के बराबर। अब देखिए हमारे पास वाई कंपनी का निर्यात है 157.5 करोड़। तो यहाँ पर अगर हमें आयात निकालना है तो हम 157.5 करोड़ को 0.75 से डिवाइड कर देंगे। जब हमें निर्यात निकालना था तो हमने गुणा की थी, अब हमें आयात निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम 157.5 को 0.75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंपनी वाई का वर्ष 2005 में आयात आ जाएगा 210 करोड़ के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 31 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। द प्रोडक्शन फिगर्स ऑफ ए परफ्यूम मैन्युफैक्चरर आर गिवन इन ए फॉर्म ऑफ परसेंटेज इन सब डिवाइडेड बार डायग्राम। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है वर्ष 1995 में गुलाब परफ्यूम प्रतिशत तथा 1997 में गुलाब परफ्यूम प्रतिशत के बीच अनुपात कितना है। देखिए आसान क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, पहले वर्ष 1995 में गुलाब परफ्यूम का प्रतिशत देखते हैं। गुलाब को अगर हम देखें तो गुलाब हमें सबसे ऊपर की तरफ दिया हुआ है। तो देखिए वर्ष 1995 में गुलाब का प्रतिशत है 55% से लेकर के 100% तक। तो यहाँ पर अगर हम 100 में से 55 को घटा देंगे तो हमारे पास गुलाब का प्रतिशत आ जाएगा 45%। इसके बाद अगर हम 1997 में गुलाब का प्रतिशत देखें तो वह हमको दे रखा है 70% से लेकर के 100% तक। तो यहाँ पर गुलाब का प्रतिशत आ जाएगा 30% के बराबर। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको 15% से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 3:2। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 1995 में चंदन परफ्यूम का प्रतिशत वर्ष 1997 में चंदन परफ्यूम प्रतिशत के बीच अनुपात कितना है।
इस बार देखिए हमें चंदन परफ्यूम के प्रतिशत का अनुपात बताना है। चंदन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सैंडल, और सैंडल के लिए हमें ग्राफ में कलर दिया हुआ है ब्लैक। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1995 में सैंडल का अनुपात देखें तो हमें दिया हुआ है 35% से लेकर के 55%, यानी कि 20% के बराबर। और अगर हम 1997 में देखें तो हमें दिया हुआ है 50% से लेकर के 70%, यानी कि यहाँ पर भी 20% है। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात आ जाएगा 20:20। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1:1। 1:1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास अनुपात 1 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31। यदि वर्ष 1997 में सभी परफ्यूम का कुल उत्पादन 5000 इकाई हो तो वर्ष 1997 में चमेली परफ्यूम से कितना प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए पहले इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए। हमें यहाँ पर आखिरी लाइन जो दी हुई है वर्ष 1997 में चमेली परफ्यूम से कितना प्रतिशत है, यहाँ पर हमें प्रतिशत नहीं बताना है, क्योंकि देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे सारे ऑप्शंस प्रतिशत में है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर प्रतिशत नहीं बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा वर्ष 1997 में चमेली परफ्यूम कितना है। यहाँ पर हमें चमेली परफ्यूम का उत्पादन बताना है कि चमेली परफ्यूम का उत्पादन कितने इकाई के बराबर है। यहाँ पर देखिए अगर हम वर्ष 1997 का ग्राफ देखें तो इसमें चमेली यानी कि जैस्मिन का जो प्रतिशत है वो आ रहा है 20 से लेकर के 50% के बराबर, यानी कि ये 30% के बराबर है। अब देखिए हमें 100% की वैल्यू दे रखी है 5000 इकाई, क्योंकि वर्ष 1997 में सभी परफ्यूम का जो कुल उत्पादन है वो 5000 इकाई के बराबर है। तो कुल उत्पादन यानी कि 100% के बराबर हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू तो है 5000 के बराबर। अब इसमें चमेली या जैस्मिन आ रहा है 30% के बराबर, तो यहाँ पर हम 5000 का 30% निकाल देंगे। तो देखिए चमेली का उत्पादन हो जाएगा 5000 गुणा 30/100, यानी कि 1500 इकाई के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 और 33 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 पर्सन्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी हैज़ बीन गिवन। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसके नीचे देखिए हमें जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें जो तिरछी लाइन के कॉलम दिए हुए हैं ये इनकम को शो कर रहे हैं, और जो ब्लैंक कॉलम दिया हुआ है ये एक्सपेंडिचर या खर्च को शो कर रहा है। तो आगे देखिए हमें इसके आधार पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, 5 आदमियों की औसत मासिक आय बताएं। यहाँ पर देखिए हमें 5 आदमियों की औसत मासिक आय बतानी है। तो हम क्या करते हैं, सभी आदमियों की मासिक आय को जोड़ करके उसे 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहले आदमी की आय देखें तो पहले आदमी की आय है 5000 के बराबर। यहाँ पर कॉलम के ऊपर 5 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे वाई एक्सिस पर तो उस पर लिखा हुआ है इनकम इन 1000, यानी कि ये जो इनकम है ये 1000 में है। तो ये इनकम 5 ना होकर के 5000 के बराबर है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 5 ही ले रहे हैं, 1000 की गुणा हम आखिरी में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पहले आदमी की आय ले लेते हैं 5 के बराबर, दूसरे व्यक्ति की आय ले लेते हैं 7.25 के बराबर, तीसरे व्यक्ति की आय ले लेते हैं 5.5 के बराबर, चौथे व्यक्ति की आय ले लेते हैं 8.75 के बराबर, और पांचवें व्यक्ति की आय ले लेते हैं 4.25 के बराबर। इन सभी को हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो यहाँ से देखिए अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30.75। इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। जब हम 30.75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास औसत मासिक आय आ जाएगी 6.15 हजार के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन 6.15 हजार नहीं है, तो हम क्या करते हैं 6.15 में 1000 की गुणा कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास औसत मासिक आय आ जाएगी 6150 के बराबर। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप इसको 1 लाख रुपए बोलिए या 100,000 रुपए बोलिए, एक ही बात है। हम 100,000 रुपए नॉर्मली बोलते नहीं है, हम 1 लाख बोलते हैं, लेकिन हम 1 लाख को 100,000 रुपए भी बोल सकते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर किया है। हम इसकी जो औसत मासिक आय है इसको 6.15 हजार बोले या 6150 रुपये बोले, एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर हमारा 6.15 हजार मैच नहीं हो रहा है तो हम इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रुपए में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 6150, जो कि आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तियों की आय रेंज कितनी है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि 5 व्यक्तियों में निम्नतम और अधिकतम आय कितनी है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले देखते हैं सबसे छोटा कॉलम,
तो यहाँ पर देखिए आय का अगर हम सबसे छोटा कॉलम देखें तो वह पांचवें व्यक्ति का है, जो कि है 4.25 के बराबर। अब हम देखते हैं अधिकतम आय। तो देखिए अब हम देखेंगे सबसे बड़ा कॉलम, तो सबसे बड़ा कॉलम आ रहा है चौथे व्यक्ति का, जो है 8.75 के बराबर। तो यहाँ पर आय की रेंज हो जाएगी 4.25 से लेकर 8.75 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 और 35 के लिए हमें नेक्स्ट ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ के डायरेक्शंस में हमसे कहा गया है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नीचे अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो आपको दो कलर नजर आ रहे होंगे, एक वाइट कलर और एक ब्लैक कलर। वाइट कलर के बारे में हमसे कहा गया है अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल में इन्वेस्ट किया गया रुपया। और जो ब्लैक कलर है उसके बारे में कहा गया है वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि तैयार माल को जो हम बेचते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू है, उसका जो हमें रुपया दिया गया है ये हमको दिया गया है ब्लैक कलर में। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कहा गया है निम्न में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल पर किए गए निवेश में अधिकतम वृद्धि हुई है। यहाँ पर हमें कच्चे माल पर निवेश में वृद्धि बतानी है। कच्चा माल दिखाया गया है व्हाइट कलर में, तो यहाँ पर हमें व्हाइट कलर वाले की ही कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर देखिए पेपर पर कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं विजुअली, यानी कि केवल देख करके ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला वर्ष है 1995। 1995 में कच्चे माल पर जो खर्च किया गया है वह किया गया है 120 लाख रुपया। यहाँ पर हम लाख को हटा देते हैं, हम यहाँ पर इसको केवल 120 लेते हैं। 1996 में खर्च किया गया है 225। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 120 का दो गुना कर देते हैं तो वह आ जाता है 240। अब यहाँ पर 240 ना होकर के 1996 में खर्च हो रहे हैं 225, जो कि थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि लगभग 95% या उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। हम यहाँ पर 95% ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए सेफ है। अब देखिए अगर हम 1997 में देखें तो 1997 में खर्च हो रहे हैं 375 लाख। अब देखिए 1996 में खर्च हुए हैं 225। अगर हम 225 का दो गुना कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे 450 लाख। अब यहाँ पर 1997 में 450 लाख खर्च ना होकर के हो रहे हैं 375 लाख, यानी कि ये काफ़ी कम हो रहा है। ये 90% भी नहीं हो रहा है, 90% से भी कम है। तो यहाँ पर ये वर्ष 1996 से कम है, तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। आगे हम देखते हैं 1998। 1998 में खर्च हो रहे हैं 330 लाख। अब देखिए 1997 में खर्च हुए हैं 375 लाख और 98 में खर्च हो रहे हैं 330 लाख। यहाँ पर ये वृद्धि नेगेटिव में गई है, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। आगे अगर हम देखें 1999 में, तो 1999 में खर्च हुए हैं 525 लाख। अब देखिए 1998 में खर्च हुए हैं 330 लाख। 330 का अगर हम दोगुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 660 लाख। अब देखिए 660 लाख और 1999 में जो खर्च हुए हैं 525 लाख, इन दोनों में भी काफ़ी गैप है। ये भी यहाँ पर 90% से कम ही है, तो यहाँ पर ये भी कम रह जाएगा, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। और आगे अगर हम वर्ष 2000 को देखें तो वह है 420 लाख, जो कि 1999 में खर्च हुए 525 लाख से कम है, तो हम यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम वृद्धि जो हुई है वह वर्ष 1996 में हुई है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए समयांतराल में कच्चे माल पर किया गया औसत निवेश तथा फिनिशिंग गुड्स की औसत बिक्री कीमत में अंतर बताएं। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले औसत निवेश निकालना है, फिर औसत बिक्री निकालनी है और फिर उनके अंतर को बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले औसत निवेश को निकाल लेते हैं। देखिए 1995 निवेश है 120 लाख, तो हम यहाँ पर केवल इसको 120 लेंगे। इसी तरह से 1996 के निवेश को लेंगे 225, 1997 के निवेश को लेंगे 375, 1998 के निवेश को लेंगे 330, 1999 के निवेश को लेंगे 525 और 2000 के निवेश को लेंगे 420। इन सभी को ऐड करेंगे, औसत निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 6 वर्ष हैं, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1995। इसको हमें डिवाइड करना है 6 से। जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 332.5 लाख। अब देखिए ये तो आया है औसत निवेश। अब हम निकालते हैं औसत बिक्री। तो देखिए बिक्री जो है 1995 में वह है 200 लाख, तो हम यहाँ पर इसको 200 ले लेंगे। 1996 की बिक्री को ले लेंगे 300 के बराबर, 1997 की बिक्री को ले लेंगे 500 के बराबर,
1998 की बिक्री को ले लेंगे 400 के बराबर, 1999 की बिक्री को ले लेंगे 600 के बराबर और 2000 की बिक्री को ले लेंगे 460 के बराबर। यहाँ पर भी ये 6 साल की बिक्री है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2460। इसे हमें डिवाइड करना है 6 से। 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास औसत बिक्री आ जाएगी 410 लाख के बराबर। अब देखिए हमें अंतर बताना है तो हम क्या करेंगे 410 लाख में से 332.5 लाख को घटा देंगे। तो यहाँ पर जब हम 410 में से 332.5 को घटाएंगे तो हमारे पास अंतर आ जाएगा 77.5 लाख के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 38 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। फॉलोइंग हिस्टोग्राम डिपिक्स द रेंज ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चंस। आगे देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या बताएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ में 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की जो संख्या है वह हम 25 के बराबर दी हुई है। 160 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या 7 के बराबर दी हुई है। 170 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या 4 के बराबर दी हुई है और 180 सेंटीमीटर से 190 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या 2 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 150 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगी 25 + 7 + 4 + 2। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 38। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 130 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या बताएं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम ग्राफ को देख लेते हैं। हमें बताना है 130 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या। तो देखिए अगर हम 130 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या देखें तो वह है 6 के बराबर। और अगर हम 140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या देखें तो वह है 8 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 130 से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या है वह आ जाएगी 6 + 8। यहाँ पर देखिए 130 - 150 नहीं है, यह है 130 से लेकर 150। ये यहाँ पर माइनस नहीं है, हाइफन है। तो यहाँ पर इनकी संख्या आ जाएगी 6 + 8 यानी कि 14 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 कौन से वर्ग में छात्रों की संख्या अधिकतम है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम ग्राफ में देखें तो एक कॉलम हमारा सबसे ऊंचा जा रहा है 150 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर वाला। तो इसी में जो छात्रों की संख्या है वह अधिकतम है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज प्रोडक्शन ऑफ 5 टाइप्स ऑफ कार बाय ए कंपनी फ्रॉम द ईयर 1998 to 2003। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है। किस वर्ष में सभी कारों का कुल उत्पादन इस सत्र के औसत उत्पादन के लगभग बराबर है। यहाँ पर देखिए हमें जो कंपेयर करनी है वो सभी कारों के कुल उत्पादन की कंपेयर करनी है इस सत्र के औसत उत्पादन से। तो हम क्या करते हैं पहले सत्र का औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो टोटल कार मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो हो रही हैं 476। तो हम क्या कर लेते हैं 476 को 6 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेते हैं। 6 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 वर्ष हैं 1998 से लेकर के 2003 तक। तो यहाँ पर अगर हम 476 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा 79.2 के बराबर। अब हम देखते हैं कि किस वर्ष में लगभग इतनी ही कार प्रोड्यूस हुई हैं। तो देखिए अगर हम वर्ष 2000 को देखेंगे तो उसमें जो टोटल कार प्रोड्यूस हुई हैं वह हुई हैं 79। तो यहाँ पर देखिए 79.2 के लगभग बराबर ही है। तो यहाँ पर हमारा वर्ष 2000 ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप अगर इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।